4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। उसके पहले 1.5 महीने चुनाव चले, उससे हमने कई सबक सीखे। उम्मीद तो ये थी कि नतीजों से सरकार पलट जाएगी। सरकार पलटी नहीं, हालांकि माइनॉरिटी में आ गई। रूलिंग पार्टी मुख्यतः भाजपा है और वो 240 पे रुक गई। ये थोड़ी संतोष की बात रही और उम्मीद ये बंधी कि जितने रूथलेस तरीके से वो लोगों को कुचलती थी, अब उतना कुचल नहीं पाएगी। और संसद जो मर गई थी या बेजान कर दी गई थी, जिसमें आवाज़ नहीं कोई निकाल सकता था, उसमें जान आ जाएगी। और वो मुझे लगता है कि आई भी है। जिस तरीके के नई पीढ़ी के लोग बहुत हिम्मत के साथ इस चुनाव में लड़े और जनता ने उनकी बात सुनी, और जो जुनून, धार्मिक जुनून पैदा करने की कोशिश की गई थी पिछले काफ़ी समय, कई महीनों से, वैसे तो पिछले 30 बरस से चल रहा है मुल्क में नफरत का आंदोलन, और जब से ये हुकूमत आई है 10 बरस से, तब से तो बिल्कुल खुली छूट मिली हुई थी नफरत की ताकतों को। लेकिन उसके बावजूद इस साल यानी 2024 में धर्म के नाम पर जो जुनून उभारने की फिर नई कोशिश की गई, उसका इनको कोई फ़ायदा इलेक्शन में फौरी तौर पर नहीं हुआ। ये हमने यूपी में देखा ख़ास तौर से। तो ये थोड़ा सुकून की बात है। लेकिन जो भी ताकत संसद में आई है उसको एसर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनौती 2 तरीके की थी। एक तो ये जो सरकार है जो बिल्कुल बुलडोज करती है हर कायदे कानून को, हर शिक्षण संस्था से लेके हर संस्था पर मनमानी तरीके से सिर्फ अपने नेटवर्क के लोगों को आगे बढ़ाना और बाकी की ज़ुबान बंद करना, बोलने की आज़ादी ख़त्म करना, वहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ख़त्म करना, जो परंपराएं हैं नई नियुक्तियों वगैरह की उनको ख़त्म करना, ये सब इसने किया। तो एक चुनौती तो सरकार बदलने की थी, और दूसरी उतनी ही गंभीर चुनौती, बल्कि उससे ज़्यादा गंभीर चुनौती सांप्रदायिकता की है। जो इनका संगठन है RSS और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन, ये दरअसल गंभीर चुनौती हैं। इस वक्त ये कुछ हमारे प्रगतिशील तबकों में चर्चा चल रही है कि शायद इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए। रूलिंग पार्टी यानी रूलिंग जो सरकार है, यानी मोदी जी और उन शाह वगैरह की जो टीम है, और RSS में बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाए तो उससे फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए मृगमरीची का है, ये मिराज है, ये सच्ची बात नहीं है। दोनों चुनौतियाँ हैं। हमें सांप्रदायिकता की भी चुनौती का मुकाबला करना है, यानी जिस आइडियोलॉजी पर ये नफरत की ताकतें खड़ी हैं वो जनता की रगों में काफ़ी उतार दी गई है। एक झटके में कुछ समय के लिए सरकार, हमारी जनता इससे उभर आई है, लेकिन फिर उसी ट्रैप में ना फंस जाए, इसकी ज़रूरत है। ख़ासतौर से हमारे दलित समाज के लोग, ये ट्राइबल समाज के लोग, हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के और तमाम गरीब तबके जो इस तरीके से धार्मिक उन्माद से बाहर निकल के उन्होंने वोट किया, ये तो अच्छा हुआ। लेकिन चूंकि इनका नेटवर्क नफरत फैलाने का, बहकाने का ज्यों का त्यों है, इसलिए उससे अपन कोई इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से अपन उम्मीद करें, उस पर अपन को पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी ताकत प्रगतिशील लोगों की है वो संसद में प्रकट होनी चाहिए, सड़क पे प्रकट होनी चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि अगले जो सत्र 24 जून से चालू हो रहा है पार्लियामेंट का सेशन, उस सेशन में और उसके बाद के सेशंस में 3-4 मुद्दों को तो फ्रंट पे रखें। पहली चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि ये सरकार, ये हमारी जो पार्टियाँ हैं, बल्कि उसमें कुछ किसी भी पार्टी के लोग हों, पहला मुद्दा है किसान का। MSP उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उससे जुड़े और कई सवाल हैं। तो उसको संसद में एनफोर्स किया जाए कि सरकार का फ़र्ज़ है कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लागू करे सब फसलों के लिए कानूनी गारंटी के साथ। दूसरा मसला है शिक्षा का। अभी नीट का परीक्षा जो हुआ, नीट का जो इम्तहान हुआ, उसका एक मसला सामने आया, गंभीर मसला है। उसको तो ठीक उठाया हमारे पार्टियों ने, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि पार्लियामेंट में शिक्षा के समग्र सवाल को उठाया जाए। उसमें नई शिक्षा नीति NEP जो आई, उसमें ना तो पार्लियामेंट में बहस हुई, ना राज्य सरकारों से उसके बारे में सुझाव मांगे गए, ना किसी कॉलेज में बहस हुई।
ना छात्र संघ में बहस हुई, ना शिक्षकों के संघों में बहस हुई। ये और उसका अब लागू करते करते जो उसकी खामियां सामने आई हैं, उसकी रोशनी में ज़रूरी है कि इस पर फिर से बहस की जाए, इसको रिव्यू किया जाए और गंभीर चर्चा इस पे चले, तो नई शिक्षा नीति को बहस के रिव्यू के दायरे में लाया जाए। ये दूसरी चीज़ है। इसी से जुड़ा सवाल है दाखिले की नीति का। हमारी अगले 5 साल में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी जो हर किस्म की स्ट्रीम्स, जो पढ़ाई की स्ट्रीम्स हैं, BA, BSc, MA, MSc, इन सब के BTech वगैरह, इन सब के दाखिलों की सीटें बढ़ें। ख़ासतौर से दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पर 2 लाख बच्चों को दाखिले की ज़रूरत है हर बरस, और सीटें हैं कुल मिला के 1 लाख से कम। और इस तरीके से हो कि हर बच्चे के लिए क्यूट जैसे एंट्रेंस टेस्ट न देने पड़े, जो कि नया टेस्ट चालू किया गया है और उस दौर में चालू किया गया जबकि कोरोना से 2 साल की पढ़ाई बंद हो गई थी। तो जो कमज़ोर तबके के लोग थे उनकी पढ़ाई तो लगभग शून्य हो गई थी। तो आपने बोर्ड के इम्तिहान के ऊपर एक नई चीज़ थोप दी। मैं महसूस करता हूं कि इस तरीके के टेस्ट न थोपे जाएं, बल्कि कम से कम 50% दाखिले रेगुलर बोर्ड के नंबरों के आधार पर हों, और बाकी कहीं उसकी मारामारी है एडमिशन्स की, तो उनमें कुछ एंट्रेंस टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा लोगों के लिए ये बोझ न डाला जाए, ताकि जो कमज़ोर आर्थिक तबके के लोग हैं वो दाखिला ले सकें। और तमाम मसले हैं शिक्षा से जुड़े हुए, करिकुलम से जुड़े हुए, और सबसे बड़ा मसला यह है कि शिक्षण संस्थाओं को जो मिलिट्री का कैंट बना दिया, छावनी बना दिया गया कि जहाँ पे कोई घुस नहीं सकता, जब फ्रीली लोग डिस्कस नहीं कर सकते, उसको ख़त्म किया जाए। और जहाँ RSS से नेटवर्क के बाहर के लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती, ये वातावरण ख़त्म किया जाए। तो ये शिक्षा के इन सवालों पर पार्लियामेंट में बहस हो, और राज्य की जो विधानसभा है उनमें भी इसको उठाया जाए, ताकि सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार जवाबदेह बने और पार्लियामेंट नीतियां तय करे रादर देन द गवर्नमेंट और द कैबिनेट। कैबिनेट प्रपोजल ला सकती है, उसी तरीके से विरोधी पार्टियां भी प्रपोजल ला सकती हैं, उस पर चर्चा पार्लियामेंट में हो और फिर सब ऐसी नीति बने जो जनता के हक में हो, कॉर्पोरेट मुखी ना हो। तो दूसरी बात। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पिछले 10 बरस से खौफ पैदा किया गया। किस तरीके से? सच्चे लोगों को सरकार की आलोचना करने पर या सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा लिंचिंग की जाती है, दंगे फसाद किए जाते हैं, उनकी आलोचना करने पर उनको निशाने पे लिया गया। फजूल के नकली केसेस खड़े कर दिए गए, कभी ईडी लगा दी, कभी पुलिस ने ही देशद्रोह की धारा लगा दी, कभी कुछ लगा दिया, और यह सिलसिला अभी भी चालू है। अभी 2 दिन पहले भी कुछ हुआ है। मैं महसूस करता हूं कि इस अनलॉफुल डिटेंशन के सवाल को प्राथमिकता से संसद में उठाया जाए और हर पार्टी का एक एक MP इस मामले में शिद्दत से इस सवाल को रखे कि बेल यानी जमानत अधिकार है, और जमानत न मिलना स्पेशल केसेस में हो सकता है कि बहुत ही कोई गंभीर अपराधी हो तो उसको जमानत ना मिले, ये तो हो सकता है, लेकिन बेल एज ए रूल और बेल का ना मिलना एज एन एक्सेप्शन, इस तरीके की बहस जो पार्लियामेंट, जो संसद, सुप्रीम कोर्ट का भी हिदायत रही है, उसको लागू किया जाए। और तो तमाम केसेस, तमाम लोग जो 4-4, 5-5 या 10-10 साल से जेल में बंद हैं, मुकदमे चल नहीं रहे हैं, और चल रहे हैं तो बिल्कुल लो पेस से चल रहे हैं, और कोई खास उनके ऊपर इल्जाम भी नहीं है, ऐसे लोगों को छोड़ा जाए, ये सवाल पर बहस की जाए। और आखिर में सवाल मुझे कहना है कि बहुत मुश्किल से हमारे देश के कमज़ोर तबके के लोग इस धार्मिक जुनून के चंगल का जो नेटवर्क है कि आपस में लोगों को लड़ा के रखो और हुकूमत करो, इस चंगुल से में फिर न फंस जाए। इसलिए हमारे देश की, ख़ासतौर से जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारे देश की लड़कियां हैं, और कमज़ोर तबके के हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, इन लोगों को हमें वही धार्मिक सहिष्णुता की जो हमारी
500-700 साल की विरासत है, सूफी संत आंदोलन की, गांधी जी के आज़ादी आंदोलन की जो विरासत है, उसको हमें फिर से जनता के बीच में ले जाना है, ताकि सच्ची आध्यात्मिकता। अभी हुआ ये है कि मंदिर की आड़ में जितने भी देश के कमाऊ मंदिर हैं, जहाँ से आमदनी होती है, वो आरएसएस के नेटवर्क के चंगुल में फंस चुके हैं। वहाँ से नफरत की तकरीरें होती हैं। अभी भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि नफरत की तकरीरें फैलाई जा रही हैं। तो ये जुनून फिर ताकतवर ना हो उठे, लिहाजा ज़रूरी है कि जो प्रगतिशील साथी हैं वो, उन पर जिम्मेवारी ज़्यादा आ गई है कि इस वक्त सुनने की क्षमता लोगों में पैदा हुई है और उसका हम इस्तेमाल करें, और जो सच्ची भक्ति है, यानी घमंड मुक्त, नफरत मुक्त भक्ति, उसको हम जनता में ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।